हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत। पटवार मॉक टेस्ट नंबर 10 का सॉल्यूशन, मैथ के जितने भी सवाल पूछे गए थे सब पे अपन चर्चा करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जो कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरलीकरण के नाम से जिसको हम जानते हैं। वो क्या कह रहा है, केवल इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो यार, जब ब्रैकेट में चीज़ें होती हैं तो हम डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 9 से मेरा ये पूरा पूरा कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा, तो मैंने 2 लिख दिया। मल्टीप्लाई 9 माइनस, तो ये 2 बच गया। 7 दूनी 14, और 4 में से अगर माइनस करेंगे 14 को तो आप कहेंगे माइनस का 10 हमारे सवाल का क्या आ जाएगा? जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सवाल भी सिंप्लीफिकेशन का ही है। माइनस का 5/3 मल्टीप्लाई में 9/25 और प्लस में आपको कितना दे रखा है? 5 दूनी 10 में से 1 माइनस करेंगे, माइनस का 9/5 आ जाएगा। तो सर देखिए, ये पूरा पूरा इससे कट गया 5 बार, ये 3 कट जाएगा 3 बार, तो ये हो गया माइनस का 3 और ये हो गया माइनस का 3/5 सॉरी, और ये हो जाएगा माइनस में हमारा 9/5। ठीक है, और दोनों को ऐड करना है ना, माइनस बाहर लगा रखा है, तो दोनों का एलसीएम मैंने 5 ले लिया। 9 और 3 12, आंसर आ गया -12/5। घनाभ के किनारों का अनुपात इतना है और इसका आयतन इतना है। तो अगर मैं पहले वाले माप को, दूसरे वाले माप को और तीसरे वाले माप को इतना मान लो, तो आयतन क्या होता है? आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों मापों का गुणनफल, और ये बराबर दे रखा है आपको 1296 के। सर अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूनी 6x², और ये बराबर हो जाएगा 1296 के। तो अगर मैं 6 से इसको काट दूं तो सॉरी क्यूब होगा, x 3 बार है, x क्यूब बराबर आ जाएगा मेरे पास 6 दूनी 12, 6 कम 6 36, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6। यहां से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब वो क्या कह रहा था, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ये 6 हो गया, ये 6 दूनी 12 और ये 6 तिया 18। और सर अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2 × LB प्लस B × H प्लस H × L, यही फॉर्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो सर 2 गुणा में 12 6 72 72, प्लस में दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे अपन इन दोनों को, तो ये हो जाएगा 12 8 96 का 6, 9 बच गया, 12 एकम 12 और 9 16, 12 और 9 21, माफ करना, प्लस 18 6 108। इन दोनों को, तीनों को जोड़ लीजिए। देखो बेटा, 108 और 72 कितना हो गया? 180। 180 और 200 380 और 96 396, 396 आ गया ये। और 396 का डबल कर देंगे अपन तो ये मेरे पास हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2, 9 दूनी 18 और 1 19 का 9, 3 दूनी 6 और 1 7, 792 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। पहले हमको दे रखा था आयतन, तो आयतन निकाला, उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। नेक्स्ट, गोले का आयतन 4851 है। अब सर गोले का आयतन आप जानते हो 4/3 पाई r क्यूब, और इसकी जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 4851। अगर मैं इसको 11 से 2 बार काट लूं, और 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 एकम 11, 441 बार, तो देखना r क्यूब बराबर मैं किस तरीके से इसको जमा रहा हूं। इसको मैंने लिख लिया 21 × 21, और ये 7 तिया 21 भी ऊपर पहुंच जाएगा बटे में 4 × 2 = 8, यही होगा। तो आप कहेंगे कि अगर यहां से क्यूब हट जाए तो क्यूब रूट आएगा, और जो क्यूब रूट आएगा उसमें बाहर ऊपर से 21 और नीचे से 2 आ जाएगा,
और जब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो मेरे सवाल का जवाब आ जाएगा 10.5, 10.5 आपके सवाल का जवाब होगा। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक घनाकार हॉल 15 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। लंबाई 15 मीटर है और उसकी चौड़ाई 10 मीटर है। ऊंचाई हमें नहीं दे रखी। क्या पूछ रहा है वो? यदि फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग, फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 15 गुणा में 10, और इन दोनों का योग करने से अच्छा इसको 2 गुना कर दो, क्योंकि फर्श का और छत का दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। आपने कहीं ना कहीं बेसिक में जरूर पढ़ा होगा। फिर बोल रहा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल के बराबर है। बराबर है चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। बेसिक नहीं आता, नहीं होगा। बेसिक आता है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए सर, ये हो गया 150, 300, और ये मेरे पास हो गया कितना सर? 25 दूनी 50 इंटू एच। तो 0 से 0 काट लिया, 5 से कट गया 6 बार, तो हाइट कितनी निकल के आ गई? 6 निकल के आ गई। अब पूछ रहा है आयतन बताइए। आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 15 छिक्की 90, 1 0, कितना आ जाएगा आपका? 900 आ जाएगा। पाई बराबर 22/7 का उपयोग करते हुए एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास इतना है। वृत्त की परिधि होती है 2 इंटू पाई इंटू आर। आर का मतलब पूरी परिधि का आधा, और पॉइंट हटा के मैंने 0 लगा लिया। 2 से कटा 10 बार, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 55 बार, 22 पंजे 110 का 0, 11 बच गया। 22 पंजे 110 और 11 121, इसका पॉइंट लग जाएगा, आंसर आ जाएगा 121 आपके सवाल का। दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। यदि छोटी संख्या में 25, देखिए एक नंबर ए मान लिया, एक नंबर बी मान लिया, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, और वो कह रहा है कि अगर बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर माइनस कर दोगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 5 आएगा। एग्री करते हो मेरी बात से? फिर वो क्या कह रहा है, अगर छोटी संख्या में 25 घटा दिया जाए, छोटे वाले नंबर में से अगर 25 माइनस कर दिया जाए और बड़े वाले नंबर में 20 जोड़ दिया जाए, बड़े वाले नंबर में 20 जोड़ दिया जाए, तो सर इन दोनों का जो ये अनुपात है ना, ये अनुपात बराबर हो जाता है 1:2 के। चलिए सर, तो ये पहले वाला आखिरी वाले से मल्टीप्लाई होता है, दूसरा वाला तीसरे वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो 2b - 50 बराबर में हो जाएगा a + 20। तो सर a को अगर मैं इधर ले आऊं तो आप कहेंगे 2b - a बराबर हो जाएगा 70 के। यही होगा भाई। और आपके पास एक इक्वेशन है जिसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि माइनस का b प्लस a बराबर 5 के। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, इससे ये कट गया, 2b में से b माइनस किया, b = 75। तो आप कहेंगे छोटा वाला नंबर 75 है। अगर छोटा नंबर 75 है तो यकीनन बड़ा नंबर 80 होगा, तभी तो दोनों के बीच का डिफरेंस बेटा 5 आएगा। तो a बराबर 80 हो गया। यहां से 17 और 68 के बीच मध्य समानुपात कितना होगा? मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दिया जाता है। देखिए वो कह रहा है 17 का और 68 का मध्य समानुपाती कितना होगा? अरे तो भैया 17 चौक 68 ही तो होते हैं, तो दोनों 17 में से एक 17 बाहर आ गया, 4 से 2 बाहर आ गया,
तो इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल 34 हो गया। मैं अपने सवाल को सरल करने की तो कोशिश करूंगा ही करूंगा, कठिन तो बनाने से रहे हम सवाल को। आगे देखिए, यदि किसी परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु की कीमत 25% बढ़ जाती है तो इसकी खपत कितने प्रतिशत कम होनी चाहिए ताकि वस्तु का खर्च समान रहे। 100 रुपए का कोई सामान है, वो बढ़ के 125 हो गया, लेकिन खर्चा आपको 100 रुपए करना है, तो भाई जाहिर सी बात है आपको 25 रुपए का सामान कम खाना होगा 125 रुपए वाला। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से कटेगा 5 बार और 5 से कट जाएगा 20 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 20%। सिंपल। प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत 25% की कमी के कारण, देखिए सर, कीमत में क्या हो गया, 25% की गिरावट आ गई। बोले तो 1/4 की गिरावट। मतलब पहले अगर 4 रुपए की चीनी थी तो अब चीनी कितने की हो गई है, 3 रुपए की हो गई है। आप जानते हैं कि कीमत और खपत एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कीमत का अनुपात से अगर खपत का अनुपात निकालना है तो दोनों को उल्टा कर दिया जाता है, उल्टा कर दिया। पहले आप 3 किलो खपत करते थे, अब आप 4 किलो खपत करते हो, तो आपकी खपत क्या हो गई, 1 किलो ज़्यादा हो गई। लेकिन वो कह रहा है 1 किलो ज़्यादा नहीं खरीदते, हम 5 किलो ज़्यादा खरीदते हैं। कितने गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा। इसका मतलब पहले आपकी जो खपत थी वो 3 किलो नहीं थी, पहले आपकी खपत 15 किलो थी। और 15 किलो खरीदने के लिए आपका खर्चा कितना होता था, 600 रुपये। तो यार 600 रुपये में अगर 15 किलो चीनी खरीदते थे, इसका मतलब ये है कि 1 किलो चीनी का रेट कितना रहा होगा, 40 रुपये रहा होगा। खत्म हो गई बात। अब यार इस सवाल को करने के बेटा तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, कई सारी संभावनाएं हो सकती हैं, कई सारे तरीके हो सकते हैं। उनमें सबसे बेस्ट तरीका यही है। आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो जाइए बेसिक में पढ़ के देखिए, तब जाके इस सवाल को इस तरीके से हम लोग कर पाएंगे। फरमान के पास होने के लिए, फरमान को पास होने के लिए 60% अंक चाहिए। 60% नंबर ले आए तो पास हो जाएगा। उसे 60 अंक मिले, 60 अंक मिले और 60 अंकों से फेल हो गया, मतलब फेल हो गया तो 60 नंबर और दे दो, पास हो जाएगा। तो 60% की वैल्यू 120 नंबर के बराबर है, तो 1% की वैल्यू 2 नंबर के बराबर होगी। तो मैक्सिमम स्कोर किसी परीक्षा में 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 100% की वैल्यू 200 नंबर के बराबर हो जाएगी। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपये है और विक्रय मूल्य कितना है, 3500, तो नुकसान हो गया 1000 रुपये का। 1000 रुपये का नुकसान क्रय मूल्य पे होता है हमेशा, गुणा में 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0, 0 से 0, 5 से कट गया 200 बार और 5 से कट गया 9 बार, 9 से काटोगे तो 22 सही 2/9% आपका उत्तर आ जाएगा। एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपए है। देखो मैं बताता हूं आपको, अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। जब भी ऐसा सवाल आए, यकीनन शायद आपने न पढ़ रखा हो, पर याद रखना कि वो कह रहा है आपका अंकित मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य 120 रुपए है, प्रॉफिट आपको कितने का हो रहा है, अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और 10% का लाभ कमाता है, तो 110 और नीचे आ जाएगा 96। 12 अट्ठे 96, 12 से कट गया 10 बार, 2 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 4 बार, 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 55 बार। तो ये MP मार्क प्राइस बराबर हो जाएगा 55 गुणा 5। तो ये हो गया सर 5, 25, 2 बचा 25 और 2 27। और इसको अगर मैं 2 से भाग दे दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। 137.5 आपके सवाल का जवाब। आगे चलते हैं।
2,000 रुपए की एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2,360 रुपए हो जाती है। एक बात बताइए, पहले 2,000 रुपए मिलते थे, अब 2,360 रुपए मिल रहे हैं, तो 360 रुपए का ब्याज मिल रहा है। कितने साल में? 3 साल में। अगर 3 साल का ब्याज 360 रुपए है तो 1 साल का ब्याज 120 रुपए होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। तो भैया 120 रुपए का ब्याज मिला 2,000 रुपए पे और गुणा में 100, तो 1,2,1,2,0,0 ब्याज की दर कितनी आ गई? 6%। अब वो क्या कह रहा है, वही राशि मतलब 2,000 रुपए पे 5 वर्ष में उसी दर से कितनी हो जाएगी? पहले ब्याज निकालते हैं, ब्याज कितना मिलेगा? तो ब्याज मिलेगा सर 600 रुपए का। तो आपका जो 2,000 रुपए है जिसमें 600 रुपए का ब्याज जुड़ेगा, तो आपका जो पैसा है वो कितना हो जाएगा? 2,600 रुपए हो जाएगा। किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% की दर से लगा साधारण ब्याज 50 रुपए है। साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। अगर 1 साल का ब्याज 5% है तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालूं तो आप कहेंगे 5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला बेटा जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा, 5 × 5/100%। ये होता है। तो 10.25% आ जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। भाई अगर आप 5% की दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज किसी को देते हो तो 10% देना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज आपको 10.25% देना पड़ेगा। लेकिन साधारण ब्याज मतलब 10% की वैल्यू कितनी है? 50। कितने गुना? 5 गुना। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी 5 गुना हो जाएगा। आप कहेंगे 25 पंजे 125 का 5, 25 आ गया, 1 बचा, 50 और 1 51, 51.25 रुपए का ब्याज आपको देना पड़ेगा ना। चलिए, 7 संख्याओं का औसत 53 है। औसत कितना है? 53 है। चलो सर, एक संख्या को 7 में से किसी एक संख्या को 58 के बजाय 16 लिख लिया। 58 लिखना था और 16 लिख लिया, गलती हो गई, हम 42 कम लिख के आ गए। इसका मतलब ये है 42 हमारा औसत, 42 के हिसाब से हमारा औसत कम आया होगा। कितने अंकों के ऊपर? 7 अंकों के ऊपर। तो हमारा औसत पहले की तुलना में कितना कम होगा? 6 कम होगा। तो अब जो हमारा औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा? 59 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आगे चलिए, 30 छात्रों वाली एक कक्षा में प्रतियोगी परीक्षा में 18 छात्रों का औसतन 18 स्टूडेंटों के औसत 90 नंबर आए। 30 में से 18 हो गए तो बचे हुए 12 के 80 आए। वो पूछ रहा है पूरी क्लास के बच्चों का एवरेज बताइए कितना होगा। देखिए सर, संख्या का हमेशा औसत निकाला जा सकता है। 6 से कट गया 5 बार, 6 से कट गया 2 बार, 6 से कट गया 3 बार, तो 9 तिया 27, 270 प्लस 18, 8 दूनी 16, 160 बराबर में 5x के। तो दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 430। 430 बराबर 5x, 5 से कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 6 30, तो x की वैल्यू जो होगी वो 86 हो जाएगी। सिंपल सा आंसर आ गया। आगे चलते हैं। हॉल में 192 बच्चों को पंक्ति और कॉलमों में बैठाया जाता है। पंक्तियों की संख्या कॉलमों की संख्या से 4 अधिक है, तो कॉलमों की संख्या में कितने बच्चे बैठे हैं? देखो, मैंने मान लिया कॉलमों की संख्या में 16 बच्चे बैठे हैं। कॉलम आपके पास 16 हैं
और वो कह रहा है पंक्तियों की जो संख्या होगी वो कॉलमों की संख्या से 4 ज्यादा होगी। मतलब 4 ज्यादा है तो आपके पास 20 पंक्तियां होंगी, और अगर इतने इतने बच्चे बैठाए हैं तो यहां तो 320 बच्चा बैठ गया होगा ना, लेकिन बच्चा तो 192 होना चाहिए। ए ऑप्शन गलत है। अगर मैं कॉलमों की संख्या 12 मान लूं तो भैया यहां से पंक्तियों की संख्या 4 ज्यादा 16 हो जाएगी। कितना बच्चा बैठेगा? 192 बच्चा बैठ गया होगा। जी हां, 192, बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आगे के ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, किसी में भी आपको 192 दिखाई नहीं देगा। तो ये था आपका पटवार का सॉल्यूशन। सारे सवालों का जवाब हमने बिल्कुल तीव्र तरीके से देख लिया। अब सर अगर बेसिक पे पकड़ ठीक ठाक है, मजबूत है, तो फिर समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। लेकिन जिन जिन बच्चों को जिस जिस सवाल में प्रॉब्लम हो रही है वो उस सवाल का बेसिक दोबारा पढ़े, बार बार पढ़े, जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक पढ़ता रहे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।